गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेसिक ओवरव्यू लिया था जावा का एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम देखा था किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं हम अपने पीसी में या कंप्यूटर में। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हम वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जावा प्रोग्राम से कि इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें आपका क्लास मेंशन होती है एंड आपका मेन फंक्शन मेंशन होता है एंड आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर आउटपुट के लिए हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक एक करके कि इनकी मीनिंग क्या है, हम इस तरीके से क्यों डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास, एक्सप्लेनेशन देखिए सबका। क्लास क्या है, हम यहाँ कीवर्ड की तरह क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है। जनरली आप अगर सोचा जाए तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सेम सिमिलर वैल्यूज। ठीक है, हम उसको क्लास बोल देते हैं। ठीक है, हम क्लास डिक्लेयर करते हैं जावा में कैपिटल लेटर से, जो अपर केस लेटर से मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब हम मेन फंक्शन बनाते हैं तो मेन फंक्शन में हम लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस टाइप से हम इसको लिखते हैं मेन फंक्शन को। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, इट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है कि हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है, उसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। अगर हम उसके आगे हम पब्लिक लगा दें तो कोई भी दूसरा प्रोग्राम या कोई भी दूसरी क्लास या कोई भी दूसरा फंक्शन एक दूसरे को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, विदाउट परमिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया पब्लिक की जगह तो विद परमिशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि पब्लिक है तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक रूम नहीं है, वो प्राइवेट रूम है, तो आपको किसी से पूछ के परमिशन लेके ही जाना पड़ता। तो डेट्स वाई इस मेन फंक्शन को पब्लिक बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड कीवर्ड यूज होता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक क्यों लिखते हैं? स्टैटिक लिखने का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ना बनाना। जैसे C++ में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हर फंक्शन का, ऐसे ही हम जावा में भी हर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं रन करने के लिए। अगर उस फंक्शन को रन करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में बनाना होगा। तो मेन फंक्शन का ऑब्जेक्ट ना बने कि मेन फंक्शन का भी ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि मेन फंक्शन को आपको रन करना है, क्योंकि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अगर मेन फंक्शन को आपको रन करना है तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्ट को ना बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डायरेक्टली JVM से जावा वर्चुअल मशीन से रन करा देता है। ठीक है, थर्ड है आपने वॉइड आपने C में भी सुना है एंड C++ में भी सुना है। वॉइड मीन्स होता है नल, जो एक रिटर्न टाइप है। नल रिटर्न टाइप होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है वो। ठीक है, डेट्स वाई हम वॉइड लगाते हैं, जिससे फंक्शन अपने आप ही कुछ भी रिटर्न ना करे। मेन फंक्शन आपका मेन फंक्शन होता है, दिस इज़ द मेन फंक्शन विच इज एग्जीक्यूट, हैंस ऑल लॉजिक मस्ट बी इनसाइड द मेन मेथड। मीन्स जितनी भी आप मान लो क्लास बना रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं, उनको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सारे के सारे आपके मेन फंक्शन से ही रन होंगे, इसलिए मेन फंक्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग ऑन दी कंसोल लाइक printf। जैसे मैंने बताया था कि C में हम printf यूज करते हैं, C++ में हम cout यूज करते हैं, ऐसे ही आप जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आपने मान लो कोई भी प्रोग्राम बनाया है, 2 नंबर की जॉइन का कोई प्रोग्राम बनाया है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है, तो C = A+B, तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C, वो आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट आप जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आप उसको रन कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कंपाइल कहाँ करेंगे? ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं आपके, कंपाइल एंड रन।
किसी भी प्रोग्राम को आप जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहले कंपाइल होता है। कंपाइल मीन्स होता है कंपाइलर करता है। कंपाइलर मीन्स होता है कि उस प्रोग्राम को चेक करना सिंटैक्स बेसिस पे, कि उस प्रोग्राम का जो सिंटैक्स प्री डिफाइंड है कि इस तरीके से लिखा जाना चाहिए प्रोग्राम, वो उस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं। तो वो कंपाइल एरर दिखा देता है। अगर सिंटैक्स में आपका कॉमा नहीं है या ब्रैकेट नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं है, वेरिएबल ठीक नहीं है, तो वो आपको एरर दिखाएगा, जिसे कंपाइल एरर कहेंगे, क्योंकि सिंटैक्स आपने सही नहीं लिखा है। तो पहला स्टेप होता है कंपाइल करने का। दूसरा होता है रन करने का, कि किस तरीके से हम उस प्रोग्राम को रन करें। कंपाइल होगा, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, तो उसके बाद आपको उस प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, अब कंपाइल और रन किस तरीके से हम प्रोग्राम को करेंगे। अब देखिए, ओपन ए टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, या फिर आपने इक्लिप्स ओपन कर रखा है तो इक्लिप्स में आप डायरेक्टली वहाँ से रन कर सकते हैं, उसमें MS DOS की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर नोटपैड यूज कर रहे हैं तो नोटपैड में आपका ये प्रोसीजर है कि नोटपैड में आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसको आप सेव करेंगे, जो भी आपने क्लास का नाम बनाया है उस नाम से आप सेव करेंगे। ठीक है, जो भी आपने क्लास का नेम बनाया है उस नाम से आप सेव कर सकते हैं, या किसी भी और नाम से सेव कर सकते हैं। .java एक्सटेंशन लगाना है आपको। सेकंड स्टेप में क्या करना है, .java एक्सटेंशन लगाना है। नोटपैड पे आपने कोडिंग की, कोड को लिखा, अपने प्रोग्राम को उसको सेव किया .java एक्सटेंशन से। उसके बाद क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद आप उस जगह जाएंगे जहां आप अपने प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं, जहां आपने नोटपैड सेव किया है। ठीक है, जो नोटपैड में आपने कोडिंग की है टेक्स्ट एडिटर में, उस कोड को आपने जिस ड्राइव में सेव किया है या जिस फोल्डर में सेव किया है, उस फोल्डर तक या डायरेक्टरी तक आप पहुंचेंगे। कैसे पहुंचते हैं, उसका कोड क्या है कि आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन के बाद आपको जिस डायरेक्टरी में जाना है या जिस ड्राइव में जाना है, ड्राइव में जाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे DEF कोई भी अगर ड्राइव है आपकी, आप फोटो में देख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे D, उसके बाद कॉलन प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप D ड्राइव में पहुंच जाएंगे। अब D ड्राइव के अंदर भी किसी फोल्डर में आपने रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे, आप अगर किसी फोल्डर में जाना है तो आप लिखेंगे CD, ठीक है, CD और माई जावा, या जिस नाम से भी आपने फोल्डर बना रखा है उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ड्राइव चेंज करनी है तो आपको उसमें ड्राइव का नेम एंड कॉलन लिखना है। अगर आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है, ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है, तब आप चेंज डायरेक्टरी CD लिखेंगे, CD एंड फोल्डर का नेम, तो आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेप हो गया आपका। अब देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे JVac। ये जावा का कंपाइलर होता है, जिसे हम जावा C बोलते हैं, जावा C या JVac, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें उसको, तो लिखेंगे जावा C। उसके बाद आपने जिस नाम से प्रोग्राम सेव किया है उस नाम से आप लिखेंगे उस प्रोग्राम को एंड .java। सबसे पहले फोर्थ स्टेप में हम कंपाइल करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जिस नाम से आपने सेव किया है उस नाम से आप यहाँ राइट डाउन करेंगे जावा C, उसके बाद आपका प्रोग्राम का नेम एंड .java। ठीक है, अगर कोई कंपाइल एरर होगी तो वो यहाँ आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, अगर नहीं है तो सक्सेसफुली वो रन हो जाएगा, आपकी नेक्स्ट विंडो दोबारा से ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं नीचे, जैसे ही आपका सक्सेसफुली रन हुआ है तो वो दोबारा से कर्सर को वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, सक्सेसफुली रन होने के बाद फिर आपको रन करना है। रन लिखने के लिए कमांड क्या है, आप टाइप करेंगे जावा, उसके बाद आपकी क्लास का नेम। अब क्या लिखना है आपको, जावा, उसके बाद आपको क्लास का नेम लिखना है। ठीक है, क्लास का नेम लिखेंगे ऑन कमांड प्रॉम्प्ट पे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो जो भी आउटपुट आएगा आपको ब्लैक विंडो पे दिख जाएगा। ठीक है, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसका आउटपुट आपको ब्लैक विंडो पे दिख जाएगा। अगर आप इक्लिप्स वगैरह पे करते हैं, नेटबीन्स वगैरह पे करते हैं, तो ये प्रोसेस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उनका रन का एक ऑप्शन होता है।
ठीक है, टैब बना हुआ होता है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, वो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इक्लिप्स और नेटबीन्स यूज करते हैं तो। अब देखिए टोकन्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? जनरली अगर एज ए लैंग्वेज देखी जाए या एज ए डेफिनेशन हम देखें तो ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज़ नोन एज टोकन्स। टोकन्स मीन्स क्या होता है कि जो एक प्रोग्राम में यूज होने वाली जितनी भी इंडिविजुअल थिंग्स हैं, लाइक आपके ऑपरेटर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गए, कीवर्ड्स हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, स्पेशल सिंबल आप यूज कर रहे हैं, वट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब आपके टोकन्स हैं। ठीक है, टोकन किन्हें कहा जाता है? ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स, लाइक अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर्स आर एग्जांपल ऑफ द टोकन्स। ठीक है, ब्रैकेट, कॉमा, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ये आल्सो इज अ टोकन्स। सब कुछ टोकन्स हैं जो हम यूज करते हैं। आइडेंटिफायर्स हो गए, आपके कीवर्ड हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके जावा वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? जनरली हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स हमने सी में भी पढ़ा है आपका, और आपका हमने C++ में भी पढ़ा है। वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू while the Java program is executed. A variable is assigned with the data type. वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, जो स्टोर करके रखता है उस वैल्यू को, जिसको हम कभी भी कहीं भी हम यूज कर सकें। ठीक है, हम डिफ़ाइन करते हैं उसको डाटा टाइप के साथ जिसमें हम वैल्यू डिफ़ाइन कर सकें, असाइन कर सकें। ठीक है, अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में क्या होता है? ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मीन्स कि लोकल वेरिएबल किन्हें बोला जाता है? जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे आगे चल के। तो हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिकली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि लोकल वेरिएबल को आप उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, आप किसी और फंक्शन के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो भी उसमें वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल। हम उसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, जो जनरली हम पढ़ते हैं सी में, C++ में। एंड इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर जो आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, क्लास के अंदर, लेकिन आउटसाइड दी बॉडी ऑफ द मेथड मीन्स फंक्शन के बाहर। जो आपका वेरिएबल फंक्शन के बाहर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। कि सपोज दैट आप एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर आपने वेरिएबल को डिफाइन किया और उसके अंदर आप 3-4 फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सारे फंक्शंस को हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज दैट कि हमने एक क्लास ए नाम से एक क्लास को डिफाइन किया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया फंक्शन के पहले, इंटीजर डाटा इक्वल टू 50। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर n इक्वल टू 90। तो जो फंक्शन के अंदर है वो लोकल वेरिएबल हो गया, जो फंक्शन के बाहर डिफाइन है उसको इंस्टेंस वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जो अंदर वाला है इंटीजर n इक्वल टू 90, हम सिर्फ मेथड, जो वाइड मेथड है, इस फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं यूज नहीं कर सकते। इंटीजर डाटा इक्वल टू 50, ये हम जितने भी फंक्शन हम इस क्लास के अंदर बनाएंगे उसमें यूज कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यह है जावा के डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स
जो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, करैक्टर हो, आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो, वो डाटा टाइप्स बताते हैं कि उस वैल्यू का टाइप क्या है। जो आप डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, उसका साइज क्या है, उसका डाटा टाइप, उसका टाइप क्या है, ठीक है, वो डाटा टाइप काम करते हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं जावा में, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं? ए प्रिमिटिव डाटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज एंड इट हैज़ नो एडिशनल मेथड। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में साइज एंड टाइप हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये 8 टाइप के होते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का मीन्स क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्री डिफाइन, हम अपनी तरफ से साइज़ इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। आप इन डाटा टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप साइज़ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइक बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, बूलन, कैरेक्टर। ये एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन जावा। जावा में 8 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड साइज के बेस्ड पर हैं। आप इनको अगर यूज करेंगे इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस टाइप से, तो ऑलरेडी 4 बाइट्स साइज डिफाइन है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आप अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बेसिस पे आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके टाइप पे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं स्ट्रिंग्स हम जो बनाते हैं वो अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं। हम एरेज का साइज हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं। क्लासेज हो गया, इंटरफेस हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में डिफरेंस होता है। कैसे? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स प्री डिफाइंड होते हैं जावा में, ठीक है, जैसा मैंने बताया था ऑलरेडी डाटा टाइप्स उसका डिफाइन होता है, साइज डिफाइन होता है। नॉन प्रिमिटिव टाइप आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम, हम अपनी तरफ से उनको डिफाइन करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन बी यूज टू कॉल मेथड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, PDF कैन नॉट। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं उनको हम फंक्शंस में कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप से हम उनको यूज नहीं कर सकते। प्रिमिटिव डाटा टाइप हमेशा, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के पास हमेशा एक वैल्यू रहेगी, लेकिन जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का रिटर्न टाइप जो होता है वो नल होता है, उनके पास कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को आप हमेशा लोअर केस लेटर में लिखेंगे आप, जैसे इंट हो गया, आपका बूलियन हो गया, ये आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इनका जो राइटिंग होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो लोअर केस से होता है डाटा टाइप्स का, ठीक है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमेशा कैपिटल लेटर से या अपर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं। द साइज ऑफ द प्रिमिटिव डाटा टाइप डिपेंड ऑन द डाटा टाइप्स वाइल एंटिटी हैव ऑल द सेम साइज। जैसे इंटीजर ए हमने डिफाइन कर दिया, उसमें वैल्यू दे दी 100, इंटीजर बी इक्वल टू हमने 120 दे दिया, तो वो डिपेंड करता है डाटा टाइप पे, जो भी आप लगा रहे हैं। जैसे मान लो इंटीजर ए दे दिया और उसके बाद इंटीजर ए में 100 वैल्यू कर दी, आपने सेम वेरिएबल को कैरेक्टर ए डिफाइन किया, उसमें आपने कोई दूसरी वैल्यू दे दी, तो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिपेंड करता है साइज। जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो स्ट्रिंग का सबका सेम साइज होगा, एरे डिफाइन किया है तो सबका सेम साइज होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू हो गया एंड बेसिक चीज़ें हो गई जो ज़रूरी हैं जानना जावा के लिए। एंड आफ्टर दैट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट, जो आपका बैकबोन होती है किसी भी लैंग्वेज की। ओप्स कॉन्सेप्ट जिनके बेसिस पे सारे प्रोग्रामिंग को जनरेट किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल लेंगे।